I want to begin by asking Kanhaiya Kumar about something that Amit Shah told us yesterday. Kanhaiya, आप अभी होली खेल के जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी से आ रहे हैं, आपके बदन पर रंग लगा हुआ है क्योंकि आप सेलिब्रेट कर रहे थे, उमर और अनिर्बान को बेल हुई है। अमित शाह यहाँ पर जहाँ पे आज आप बैठे हैं कल शाम में मौजूद थे और बीजेपी के अध्यक्ष ने ये हमें कहा कि नारेबाजी किसने की, क्या की, वो तो दूर की बात है। अमित शाह का कहना है कि अफजल गुरु की याद में जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में एक इवेंट का आयोजन किया गया और उस इवेंट में आप शरीक थे। नारे आपने लगाए नहीं लगाए ये दूसरी बात है, लेकिन एक आयोजन होना, उस आयोजन में आपकी मौजूदगी, ये खुद में ही एक एंटी नेशनल एक्टिविटी है। कन्हैया, बहुत अच्छा सवाल है, बहुत बहुत शुक्रिया आपको। मैं 9 तारीख के इंसिडेंट की पूरी बात में नहीं जाऊंगा, लेकिन मैं एंटी नेशनल वर्ड पे कुछ बोलना चाहता हूँ। इस देश में अगर कुछ भी होगा तो उसके लिए सबसे बेहतरीन चीज़ और सबसे सर्वोच्च चीज़ अगर कुछ है तो वो हमारा संविधान है। और पूरे संविधान में कहीं भी नेशनल वर्ड का इस्तेमाल नहीं किया गया है। जब नेशनल वर्ड का ही इस्तेमाल नहीं किया गया है तो फिर एंटी नेशनल शब्द का होने का कोई मतलब ही नहीं है। सिर्फ एक बार नेशन शब्द का इस्तेमाल किया गया है और हर जगह इंडियन स्टेट बोला गया है। और हमारे देश की जो प्रस्तावना है उसकी शुरुआत होती है वी द पीपल ऑफ इंडिया। पहले तय कर लीजिए कि कश्मीर हमारा हिस्सा है कि नहीं है। मेरा मानना है कि कश्मीर भारत का हिस्सा है, अभिन्न हिस्सा है। और कश्मीर के जो लोग हैं उनके ऊपर बात करना, एक भारतीय के ऊपर बात करना कोई बुराई नहीं है। रही बात अफजल गुरु के समर्थन में नारे लगाना या नहीं लगाना, तो मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि हम फांसी के खिलाफ नारा लगाते हैं। अगर इस देश के किसी भी नागरिक, चाहे वो एबीवीपी का ही क्यों ना हो, उसको भी अगर फांसी की सजा होगी तो हम उसका विरोध करेंगे। ये एक प्रिंसिपल पॉलिटिक्स की बात है। और जो पूरे तरीके से पोर्ट्रे किया गया है देशद्रोही बनाम देशभक्ति, बस एक बात कहना चाहूँगा इसमें, आज हमारे सामने देश को बचाने का सवाल है और देश की जनता से बनती है। अगर जनता के पास रोजी रोटी नहीं है, स्वास्थ्य नहीं है, उनके पास शिक्षा नहीं है, रहने को घर नहीं है और घूमने फिरने के लिए, आने जाने के लिए अगर ट्रांसपोर्ट की अच्छी व्यवस्था नहीं है, तो देश के सामने देशभक्ति का सबसे बड़ा चैलेंज सबको रोटी देना, सबको रोजगार देना और सबको शिक्षा देना, सबको स्वास्थ्य देना होता है, ना कि राजद्रोह जैसे काले कानून का इस्तेमाल करके अपने देश के नागरिकों को, अपने नौजवानों को, अपने विद्यार्थियों को आप उस तरह से व्यवहार कर रहे हैं उनके साथ जैसे आप आज अंग्रेज बन गए हैं और हम जैसे भगत सिंह के सिपाही बन गए हैं। अगर आप अंग्रेज बनने को तैयार हैं, अगर आप सेडिशन जैसे काले कानून का इस्तेमाल करने को तैयार हैं, तो हमें कोई गुरेज नहीं भगत सिंह बनने में, हम भगत सिंह बनने को तैयार हैं। आप अपने आप को भगत सिंह कहते हैं, आपके विरोधी आपको अफजल की सेना कहते हैं। आप पे आरोप कन्हैया यह है कि आपके सामने आपके कुछ साथियों ने भारत की बर्बादी के नारे लगाए। आपने बाद में कहा कि इन नारों से हम इत्तेफाक नहीं रखते, हमें इन नारों से गुरेज है। लेकिन जब ये नारे आपके सामने लगाए जा रहे थे तब जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स यूनियन की कैपेसिटी में आपने उन नारों को रोकने की कोशिश क्यों नहीं की कन्हैया? एक जिम्मेदार नागरिक होने के नाते हमेशा आपके आसपास यदि कुछ गलत हो रहा है उसको रोकना आपकी जिम्मेवारी है। छोड़ दीजिए प्रेसिडेंट होने की बात, एक साधारण विद्यार्थी की कैपेसिटी से अगर हमारे आसपास कुछ गलत होगा तो मैं उसे रोकूंगा, यही नागरिक होने का धर्म है। और इसीलिए मैं आपको बता देना चाहता हूँ, आज माननीय अनुपम खेर जी हमारे कैंपस में आए हैं और मेरे वो पसंदीदा अभिनेताओं में से एक रहे हैं। और कुछ लोगों ने कहा कि इनका विरोध करना चाहिए, हमने कहा नहीं, दुनिया को बताना है कि जेएनयू क्या है। जेएनयू हमेशा वाद विवाद के कल्चर को बढ़ावा देता है, लोगों को बोलने का मौका देता है और वो जो बोलते हैं उससे वो इत्तेफाक रखते हुए अपनी राय को रख सकता है, उनके समर्थन में, उनके विरोध में। लेकिन किसी का भी बोलने की आज़ादी को रोकना ये हमारा काम नहीं है, ये हमारे देश के संविधान के साथ नहीं है।
आपने कहा कन्हैया अगर आपके सामने कुछ गलत होगा तो आप उसको रोकने की कोशिश करते हैं। आपने उमर खालिद, अनिर्बान, बाकी छात्रों को रोकने की कोशिश नहीं की। क्या इसका यह मतलब निकाला जाए कि आपके सामने जो हुआ उसको आप गलत नहीं मानते? मैं कुछ नारे आपके सामने रखता हूं, मैं जानना चाहता हूं आपकी नजर में क्या ये नारे देश विरोधी हैं या नहीं। पहला नारा, पाकिस्तान जिंदाबाद, गो इंडिया गो बैक, भारत की बर्बादी तक जंग रहेगी, जंग रहेगी, कश्मीर की आजादी तक जंग रहेगी, जंग रहेगी, अफजल हम शर्मिंदा हैं, तेरे कातिल जिंदा हैं, तुम कितने अफजल मारोगे, हर घर से अफजल निकलेगा। क्या ये नारे सही हैं कन्हैया? सबसे पहली बात कि इन नारों से राजनीतिक तौर पर मैं बिल्कुल असहमत हूँ, वैचारिक तौर पर बिल्कुल असहमत हूँ, और मेरा मानना है कि भारत जैसे देश में इस तरह के नारों की कोई ज़रूरत नहीं है। भारत में अगर नारा होना चाहिए तो वो नारा होना चाहिए, हम क्या चाहते, आज़ादी, भूखमरी से आज़ादी, गरीबी से आज़ादी, बेरोजगारी से आज़ादी, मनुवाद से आज़ादी, जातिवाद से हमको आज़ादी चाहिए। और जो लूट मची हुई है इस देश के अंदर, एक लूट मचा है, और वो लूट क्या है? वित्तीय पूंजी की लूट मची है। कहते हैं एफडीआई होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए, लेकिन एफडीआई का मात्र 15% उत्पादन में जाता है, बाकी सारा माल सट्टा बाजार में बैठकर इधर से उधर, उधर से इधर होता है। हमारा कहना है कि इस देश के अंदर अगर हम एक बेहतर मुल्क बनाना चाहते हैं तो जो हमारी बुनियादी चीज़ें हैं, चाहे वो खेती हो, चाहे वो उद्योग हो, चाहे वो शिक्षा हो, चाहे वो स्वास्थ्य हो, उसमें हमको निवेश करना पड़ेगा। वहीं से रोजगार पैदा होगा, वहीं से जो नौजवान हैं उनका भविष्य सुरक्षित होगा। इसीलिए इस देश के लिए अगर कोई पॉलिटिकली करेक्ट स्लोगन हो सकता है तो वो स्लोगन ये हो सकता है, सबको शिक्षा सबको काम, वरना होगी नींद हराम। आपने कहा कि अफजल तेरे कातिल जिंदा हैं, हम शर्मिंदा हैं, इन तमाम नारों से आपके मतभेद हैं। इस पूरे पर्चे में ये कहीं नहीं लिखा कि 9 फरवरी को जो घटना हुई उससे आपको किसी भी तरह से परहेज है। जो नारे लगाए गए उन पर आपको आपत्ति है। मैं पढ़ के सुनाता हूं। द प्रोग्राम विद द पार्टिसिपेशन ऑफ हंड्रेड्स ऑफ स्टूडेंट्स सक्सेसफुली कंटिन्यूड टिल द एंड विदाउट माइक और लाइट. After the program, all the progressive and democratic organizations took out a spontaneous march against the authoritarian diktats of the JNU administration and its shameless collusion with the ABVP. If you go through this entire statement, Kanhaiya, इसमें ये कहीं पे भी नहीं लिखा कि 9 फरवरी की रात को जो नारे जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में लगे उनसे आपको कुछ परहेज है। आप पर आरोप इस वक्त ये लग रहा है कि जो आपने 11 फरवरी को भाषण दिया, जो देश भर में लोगों ने देखा, जिसमें आपने तमाम बातें की, आपने सामंतवाद से आज़ादी की मांग की, ब्राह्मणवाद से आज़ादी की मांग की, आरएसएसवाद से आज़ादी की मांग की, वो एक आफ्टर थॉट था। शुरुआत में जो जेएनयू में हुआ उसमें आपने कुछ भी गलत ना पाया, ना समझा, ना उसके खिलाफ कुछ कहने की ज़रूरत महसूस की। राहुल जी, आपका प्रश्न बहुत अच्छा है। मुझे उम्मीद थी कि इस तरह की प्रश्न आएगी तो मैं कुछ बता पाऊंगा। देखिए, जिम्मेवारी तय करने पर हमने आपको एक जवाब दिया कि जब जिम्मेवारी तय करना है तो एक नागरिक का ही क्यों, देश के गृह मंत्री की भी जिम्मेवारी तय होनी चाहिए। उसके बाद जो आप ये एक्सप्लेनेशन दे रहे हैं वो पर्चा हमने लिखा है, वो जेएनयू की तरफ से आया है। मैंने नहीं भी लिखा फिर भी वो उसकी जिम्मेवारी मुझे लेनी पड़ेगी क्योंकि उस पर हमारा साइन है। उस पर मैं ये कहना चाहता हूँ आपको कि जहाँ तक नारे की बात है, नारे के बारे में शायद आपको भी नहीं मालूम चला होता जब एक खास न्यूज़ चैनल के द्वारा उसको प्रसारित नहीं किया गया होता। मैं ये नहीं कहता कि मीडिया हाउस ने दिखाया नहीं दिखाया, ये एक अलग बहस है। क्या आपके हिसाब से वो नारे लगना ठीक नहीं था? अगर नहीं था तो आपने आपत्ति दर्ज नहीं की, पर्चा निकाला, उस पूरे कार्यक्रम के समर्थन में कहीं नहीं कहा कि जो कार्यक्रम में नारे लगे वो गलत थे। सवाल ये है कि आपको जानकारी होगी तब तो आप बताएंगे। मान लीजिए आपका पेट खराब है और आम खाने से आपका पेट खराब हो गया, ये अनुभव आपको होगा तब तो आप दूसरे से शेयर करेंगे। जब आप कार्यक्रम में मौजूद नहीं हैं, आपको ये मालूम नहीं है कि नारे लगे हैं, उस जानकारी के बिना, जिस जानकारी के बिना उस न्यूज़ चैनल ने चला दिया, उस जानकारी के बिना अगर मैं भी कुछ बोल देता तो उस न्यूज़ चैनल और मुझ में क्या फर्क रह जाता। चलिए, आप बिना तथ्यों के किसी भी चीज़ के बारे में कोई बातचीत नहीं करनी चाहिए। ये जो स्ट्रीट जस्टिस है ये बहुत खतरनाक और सबूत के तौर पर पेश किया गया फर्जी वीडियो। जवाब दीजिए साकिब बहुगुना। देखिए, सबसे पहली बात यह है कि जिस फर्जी वीडियो की आप बात कर रहे हैं वो फर्जी वीडियो शायद 11 तारीख का वीडियो है और वो एक डॉक्टर्ड वीडियो है, लेकिन उसके अलावा
बहुत सारे वीडियोस हैं, खुद टीवी चैनल्स ने वहां पे रिकॉर्डिंग की, खुद वहां पर जेएनयू के रजिस्ट्रार का स्टेटमेंट आया है कि यूनिवर्सिटी ने भी वहां पर वीडियो रिकॉर्डिंग करवाई थी इस पूरे इवेंट की। और अब जबकि बात इस स्टेज तक आ गई है कि हमारे कन्हैया कुमार जी अभी कह रहे थे कि मुझे कोर्ट से बेल मिली है, शायद उन्होंने ये बेल ऑर्डर ठीक से नहीं पढ़ा। पहली बात तो आपको बेल नहीं, इंटरिम बेल मिली है, दैट टू फॉर ओनली 6 months। और अगर ये आप ऑर्डर पढ़ लेते थोड़ा सा तो मुझे लगता है आपको शर्म आती बहुत ज्यादा अपने आप पर कि आपको जज साहिबा कह रहे हैं कि इन्फेक्शन की तरह ये डिजीज फैल रही है। और ये डिजीज क्या है? ये डिजीज है आप जैसे लोग जो यूनिवर्सिटी में अपेरेंटली पढ़ने आते हैं, लेकिन चंद प्रोफेसर्स की वजह से, जैसे उमर ने अपने भाषण में कहा, कॉमरेड्स इन द फैकल्टी, वो जो कॉमरेड्स इन द फैकल्टी हैं जेएनयू में, और मैं बता रहा हूं उनकी संख्या बहुत कम है। अधिकतर जेएनयू के टीचर्स पढ़ाते हैं, लिखाते हैं, बहुत मेहनत करते हैं, लेकिन कुछ कॉमरेड्स इन द फैकल्टी हैं जिनका काम सिर्फ नक्सली, माओवादी, देश तोड़ने वाले, देशद्रोही, सेपरेटिस्टों को पैदा करना है। और आप जैसे लोग भी उनकी उपज हैं जो कि बातें कुछ और करते हैं और रियलिटी में कुछ और करते हैं। दूसरा, हाई लेवल इंक्वायरी कमेटी जेएनयू के द्वारा बनाई गई, जिस हाई लेवल इंक्वायरी कमेटी ने यह कहा है कि कन्हैया कुमार वॉज प्रेजेंट, इस बात पे उनको प्रॉब्लम है। उनको यह पता नहीं कि साबरमती ढाबे पे ज्वाइन कर लिया था या प्रोसेशन में ज्वाइन किया, लेकिन ये वो कह रहे हैं कि कन्हैया कुमार वॉज प्रेजेंट एट द स्पॉट। एंड ये सारे जो नारे हैं ये बहुत सारे जेएनयू के स्टूडेंट्स के द्वारा भी लगाए गए। ये इंक्वायरी कमेटी का कहना है, ये एबीपी का कहना नहीं है। तो इसलिए आप देश को बरगलाना और झूठ बोलना बंद कीजिए। मेरा अगला सवाल शेहला रशीद से है। आप वाइस प्रेसिडेंट हैं जेएनयू स्टूडेंट्स यूनियन की, और जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी पर यह आरोप लगता है कि यहाँ पर एंटी इंडिया इवेंट्स फैशनेबल हैं। 2010 में जब दंतेवाड़ा में 76 सीआरपीएफ के जवान नक्सली मारते हैं, उसके बाद एक जश्न मनाया जाता है जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में, और लोगों को इस बात से बहुत गुरेज है कि क्यों भारत को तोड़ने की बातें, भारत की बर्बादी की बातें यहां पर होती हैं और इसका अब तक विरोध क्यों नहीं किया गया। उनका कहना है कि अब तक अगर गलत चीजें हुई हैं, इसका यह मतलब नहीं कि आगे भी वो हो, कभी ना कभी लोगों को मिलकर कहना होगा इनफ इज इनफ, दिस इज नॉट एक्सेप्टेबल। First of all, I want to point out some of the slogans that the ABVP raises. खून से तिलक करेंगे, गोलियों से आरती। जो अफजल की बात करेगा वो अफजल की मौत मरेगा। यानी आप जस्टिस एपी शाह को भी मारेंगे, आप जस्टिस मार्कंडे काजू को भी मारेंगे। सभी नेशनल लॉ यूनिवर्सिटीज़ में जो सेमिनार्स होते हैं जिसमें अफजल गुरु केस, नाथुराम गोडसे केस, मैनी अदर केसेस विच आर केस स्टडीज़ वेयर दे आर स्टडीड, आप उन सब नेशनल लॉ यूनिवर्सिटीज़ में जाएंगे और आप लोगों को मारेंगे। सिमिलरली हमारे यहाँ एक बड़ा ओल्ड फैशन सा लेफ्ट का स्लोगन है यहाँ पे, क्योंकि क्राउड मुझे पता नहीं वाकिफ़ है उससे कि नहीं, जैसे हम लोग लगाते हैं गुजरात के रेपिस्टों को एक धक्का और दो, उसके जवाब में ये लोग लगाते हैं, जब हम लगाते हैं गुजरात के रेपिस्टों को, ये लोग लगाते हैं एक मौका और दो। दैट्स अ वेरी वायलेंट स्लोगन। But do we say that they should be behind bars? No. Because the university is a place where you can see all of us sitting on this panel, we are products, most of us are products of JNU. And as Kanhaiya, as Saurabh have mentioned, they come from poor backgrounds. I also come from a very marginalized background. And I'm in a strangely unique position because this whole event is around, Kashmir. And I happen to be a Kashmiri and a union representative. But in JNU, I don't face discrimination. I am not seen first as a Kashmiri. I can get elected to the union with the highest number of votes without having to face any bias. That is JNU. I am looked at as a political activist, as a dedicated activist first. And that is how we integrate people. We cannot integrate people by imposing AFSPA on them, by putting sedition cases, putting people in jail. That does not work. विकास, FTII पर यह आरोप लगता है, पहले बताएं आप FTII में कितने साल से हैं? कितने साल से पढ़ रहे हैं आप? ये मेरा 5वां साल चल रहा है अभी। कितने साल का कोर्स है आपका? On paper it's a 3-year course, but we all know very well when we enter the institute that it will not finish in 3 years. अच्छा, पहले से ही नहीं, आपको नहीं लगता? जैसे जब मैं कॉलेज में था, मुझे लगातार ही लगता था कि जितना जल्दी कॉलेज खत्म हो, जितना जल्दी मैं काम करना शुरू करूं, जितना जल्दी मैं पैसा कमाना शुरू करूं, अपने पैरों पे खड़ा हूं, उतना अच्छा होगा। आपको नहीं लगता कि आपका कोर्स खत्म हो, आप कॉर्पोरेट दुनिया में जाएं, आप फिल्में बनाएं? हंसल मेहता की हमने फिल्म अभी देखी, बड़ी शानदार थी। तो आप FTI में रहना क्यों चाहते थे? मैं कुछ चीज़ें क्लियर करना चाहता हूं, क्योंकि
I'm getting this chance to speak in between a ping pong of the JNU. And I personally believe that the whole JNU episode is turning like Rashomon by Akira Kurosawa, you know. आपने ये देखा, मैंने ये देखा, मीडिया ने कुछ और देखा. So there are like 5 characters who are splitting the whole country, you know, in between these 5 stories. But FTII, जैसे मतलब इस स्ट्राइक के दौरान जो FTI का इमेज बाहर निकला है, उसका एक फेयर क्रिटिसिज्म आपने अभी प्रेजेंट किया. एंड आई in my tenure as being secretary of the student body, have constantly been questioning the institute administration and the Ministry of Information and Broadcasting as to why can't they finish the 3-year course in 3 years. वो तो आपको खत्म करना है, उन्हें क्या करना है? It is the responsibility of the administration to administer a space. What is the role? There are no equipments. A student has to share a camera. It's quite an expensive camera. I'm talking of a camera which is about 2.5-3 crores. Okay, that has to be shared between 3 batches. तो बाकी लोग पढ़ के कैसे निकल जाते हैं 3 साल में? नहीं निकलते हैं ना sir. I'm not talking of this in my term. The FTII course has been delayed for the last 15 to 20 years. It is not reported anywhere because nobody takes interest in film education, and that is the tragedy of this country. आप छात्र हैं, जो आपका चेयरमैन हो ना हो, उसमें आप आपत्ति उनके आने से पहले, या तो हो कि वो आ गए हो, बड़े उन्होंने तुगलकी फैसले लिए हो जिनसे आपको बहुत गुरेज हो, वो तो मैं मान सकता हूं. किसी के काम करने से पहले, किसी के कैंपस में कदम रखने से पहले अगर ये विरोध की मुहिम छिड़ जाए कि हमें ये चेयरमैन मंजूर नहीं, तो लोग कहेंगे कि ये छात्र फिल्म के बारे में रिसर्च करने आए हैं या फिर राजनीति करने कैंपस में आए. एक्चुअली राजनीति फिल्म का एक अहम हिस्सा है. And I think what we have learned in the strike is a very important aspect which all of us will apply in our filmmaking, which is understanding India and India's politics. The divisive politics that we saw. आप फिल्म भी तो बना सकते हैं इंडिया की पॉलिटिक्स के बारे में. Of course बनाएंगे, वो तो आएगा अभी. मतलब you know when we graduate or in the process of graduation. इस साल आप ग्रेजुएट होंगे? आप ये एक सवाल अरुण जेटली जी से और राज्यवर्धन जी राठौड़ से पूछिए. I think they are better people to answer this than the student. Because it is their responsibility to nurture a space. ये बहस स्प्लिट हो गई है. एक तरफ लेफ्टिस्ट मूवमेंट्स हैं, दूसरी तरफ ABVP है. तो कांग्रेस की आवाज इसमें कहाँ है? NSUI की आवाज इसमें कहाँ है? राहुल जी, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे बोलने का मौका दिया आखिर में. See, first of all, I think Congress is standing with all the institutions, whether it is in the West FTII, in the South IIT Madras or Hyderabad University, in the North Jawaharlal Nehru University, or in the East Jadavpur University. All these institutions are under attack, and we should understand why these institutions are under attack. See, education in India, we must understand that is not only a tool for job creation or business development or employment generation. It is also a means for social change. But ever since this government came into power, they are attacking institutions that nurture this sort of education, the institutions that leads to social change in this country. Now, we must understand that. See, the whole debate is on why students are angry. So we should understand why students are angry. We should know that the same student community, the youth who supported Narendra Modi ji and the entire Bharatiya Janata Party in 2014, they are protesting against this government. Why they are protesting? By and large, we all understand that the student community, youngsters they would like to raise questions, they would like to criticize, they are largely anti-establishment. And this has always been there. That is how our student communities, that is how our youngsters are. I'll give you one example. The whole UPSC CSAT issue that my friend was mentioning about, this started during UPA regime. But let me complete, give me 1 minute. This started during UPA government's time. Students were protesting, they went outside Rahul Gandhi's house, they were sitting there. हो गया है. हम दोबारा एक सेशन करेंगे. Let me complete one sentence and I'll finish. But the same students, when they protested during Narendra Modi ji's time, they were beaten up, they were thrashed. You know what has happened in Mukherjee Nagar. Now if you approach the student community with your 56-inch chest,
they will definitely protest. We are not your enemies. Government must understand that the students of this country are not their enemies. Criticizing the government, criticizing the Prime Minister is not equal to criticizing the nation or is not anti-national. तो आखिर में 20 सेकंड में आप वो नारा एक बार सुना दीजिए जो वायरल हुआ, जिस पे गाने बने। हम क्या चाहते आजादी, सुनसान सड़क पर आजादी, गरीबी से आजादी, भूखमरी से आजादी और नकली राष्ट्रवाद से भी आजादी चाहिए हमको।